Friends, today we are doing Mendel's law of inheritance. Very important topic for the UPSC optional. So first thing, तो हम आज पढ़ेंगे मेंडल्स के तीनों लॉ जो आप लोग मेरे ख्याल से पहले भी पढ़े होंगे, पर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसको हम नज़र डालेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. So before knowing the laws of inheritance, first thing we should know is heredity, and the second thing we should know is variation. So what is heredity? So heredity is nothing but is the transmission of characters from one generation to another. जब एक पेरेंट्स से एक ऑफस्प्रिंग तक कैरेक्टर जाता है उसी को हम हेरिडिटी कहते हैं. पेरेंट्स का कैरेक्टर जब ऑफस्प्रिंग के पास जाता है वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है. सो उसी को हम हेरिडिटी कहते हैं. फिर आता है वेरिएशन. वेरिएशन क्या होता है? जो विजिबल डिफरेंसेस होता है बिटवीन द पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग और बिटवीन टू ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेम स्पीसीज. सो हमने पहले क्या पढ़ा, पेरेंट का कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग हो जाता है, तो उस हिसाब से उस लॉजिक से तो एवरी ऑफस्प्रिंग शुड लुक लाइक हिज और हर पेरेंट. बट इज दैट सो? क्या ऐसा होता है कि वो उसका ऑफस्प्रिंग उसके पेरेंट की तरह पूरा लुक लाइक हो? तो वही जो वेरिएशन होता है उसी को हम वेरिएशन कहते हैं. क्यों? वो नज़र नहीं आता है. उसके कैरेक्टर तो होता है पेरेंट्स का उसके अंदर, पर वो नज़र थोड़ा डिफरेंट आता है, तो उसी को हम वेरिएशन कहते हैं. विजिबल डिफरेंसेस, तो उसी को हम वेरिएशन कहते हैं. मान लीजिए हम अगर स्किन कलर में जाएं तो मान लीजिए उसका मदर जो था वो उसका वाइट थी और जो फादर था तो वो ब्लैक था उसका स्किन कलर. तो उनका जो ऑफस्प्रिंग हुआ तो वो ब्राउन हो गया. ना वो मदर का हुआ ना वो फादर का हुआ, तो वो ब्राउन हुआ. ये हम एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो हम पहले पढ़े हैं वो भी हमें नज़र आता है, और ये वेरिएशन को भी नज़र आता है कि वाइट नहीं हुआ, ब्लैक नहीं हुआ, ब्राउन हुआ. दिस इज द वेरिएशन. पर कैरेक्टर उन दोनों का है, तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल भी हो सकता है और वेरिएशन का एग्जाम्पल भी हो सकता है. सो ये हम सब जानते हैं. फादर ऑफ जेनेटिक्स जॉन ग्रेगर जोहान मेंडल, ये हम सबको पता है. तो मेंडल ने क्या किया, उनका एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक प्लांट चुना. कौन सा प्लांट था? वो था गार्डन पी. जो पी हम पीस खाते हैं वही प्लांट, वो गार्डन पी प्लांट को चुना. तो क्यों चुना ये भी हमें जानना होगा. कि ऐसे नहीं बोल सकते कि चुन लिया. उसका बहुत वो रिसर्च करके आफ्टर मेकिंग वेरी हार्ड वर्क इन हिज रिसर्च ही चोज द गार्डन पी प्लांट. सो व्हाई ही चोज द गार्डन पी प्लांट? लेट्स सी. गार्डन पी वेर एनुअल एंड ईजी टू कल्टिवेट. वो हर साल होते हैं, उनमें पीस होते हैं हर साल और बहुत इजीली कल्टिवेट हो जाते हैं. तो दे आर एनुअल एंड इजीली कल्टिवेट. दे हैव डिस्टिंक्ट वेल डिफाइंड एंड इजीली ऑब्जर्वेबल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स. सो उनमें इजीली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हम डिस्टिंक्ट कर सकते हैं. जैसे कि उसका सीड एक राउंड होगा, एक रिंकल्ड होगा, एक येलो होगा, एक ग्रीन होगा. तो इजीली डिस्टिंगेबल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होने के लिए उनको चुना गया. तो फिर आता है उसके फ्लावर्स बाइसेक्सुअल होते हैं. मेल भी फीमेल भी बाइसेक्सुअल होते हैं. सेल्फ फर्टिलाइज वो कर सकता है, उसका कोई विंड वाटर का ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप को खुद सेल्फ फर्टिलाइज कर सकते हैं. जैसे कि हम जब प्लांट्स के रिप्रोडक्शन में जानते हैं कि प्लांट्स बहुत से वैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, तो उनमें से एक है कि वो विंड का सहारा लेते हैं. विंड का सहारा क्या कि वो अपना पोलेंस छोड़ देते हैं विंड में, विंड उनको उड़ा के लेके दूसरे प्लांट्स के अंदर उसको फर्टिलाइज करता है. तो ये होता है वाटर के द्वारा होता है. लेकिन ये गार्डन पी का कैपेबिलिटी है कि वो सेल्फ फर्टिलाइज कर सकता है. खुद का पोलन वो सेल्फ फर्टिलाइज करता है. खुद का पोलन खुद ही फर्टिलाइज कर सकता है. एंड क्रॉस फर्टिलाइज भी वो हो सकता है. क्रॉस फर्टिलाइजेशन अंदर मतलब हम उसके पोलन ग्रेन को बाहर निकाल के कहीं दूसरी जगह हम मैनुअली उसको डालें, तो उसको हम क्रॉस फर्टिलाइज कर सकते हैं. मैनुअली या फिर नेचुरली, उसको हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं. सो और एक है वो बहुत से लार्ज नंबर ऑफ इट प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ सीड्स, वेरी लार्ज नंबर ऑफ सीड्स. सो सैम्पल साइज वुड बी लार्जर. हमको एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करने के लिए बहुत आसानी होगी. फिर आता है ऑफस्प्रिंग ऑफ क्रॉस फर्टिलाइज प्लांट्स आर फर्टाइल. जो भी ऑफस्प्रिंग उसमें आते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन के बाद वो फर्टाइल होते हैं और वो भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं. ये भी एक है. फ्लावर्स आर सफिशिएंटली लार्ज फॉर इजी इमास्कुलेशन, रिमूवल ऑफ स्टेमन एंड आर्टिफिशियल क्रॉस फर्टिलाइजेशन. सो ये हमने पहले ही जाना था कि इसके फ्लावर्स बहुत बड़े होते हैं, तो उसके स्टेमन ये सब हम इजीली निकाल सकते हैं. एंड वी कैन डू ए वेरी इजी क्रॉस फर्टिलाइजेशन इन इटसेल्फ. सो ये था उसका बहुत से रीजन्स क्यों गार्डन पी को चुना गया. सो मेंडल ने कुल 14 डिफरेंट वेराइटीज़ को कंबाइन किया गार्डन पी में. जैसे कि एक था राउंड येलो, रिंकल्ड ग्रीन हम जाने, तो ये एक वैरायटी, ये एक वैरायटी, ये एक वैरायटी है. तो ये है 4 ऐसे 14 वेराइटीज़ कंबाइन किया और उनको पेयर किया. जैसे राउंड और येलो सीड आइदर राउंड होगा या येलो होगा, तो इसको 1 पेयर कर दिया. ये वाइट और रिंकल्ड और ग्रीन, सॉरी राउंड एंड रिंकल्ड, इनको एक पेयर कर दिया, माफ़ कीजिएगा. सो राउंड और रिंकल्ड इसको एक पेयर कर दिया. फिर येलो और ग्रीन इसको एक पेयर कर दिया. सो है ये 4 डिफरेंट वेराइटीज़, पर उनको 2 पेयर में डिवाइड किया. तो इसे उन्होंने किया 14 डिफरेंट वेराइटीज़ और 7 पेयर्स. फिर क्या स्टेप्स उन्होंने फॉलो किया एक्सपेरिमेंट में. पहले स्टेज में उन्होंने क्या किया, दोनों ट्रू पेरेंट्स लाए. जैसे कि अगर हम टॉल और ड्वार्फ को लें 2 वेराइटीज़, तो वो टी जो ट्रू टॉल वो वैसा पेरेंट लिया, और ड्वार्फ जो डी तो उसे डी को वो मेंडल ने बोला था ऐसे टी. तो ये ट्रू रिसेसिव पेरेंट,
ये ट्रू डोमिनेंट पेरेंट, ये डोमिनेंट, ये रिसेसिव। तो पहले स्टेज में ऐसे प्लांट्स उन्होंने खोजा एंड ही टुक ट्रू पेरेंट्स। फिर स्टेज 2 आया, स्टेज 2 में उन्होंने क्या किया, उनको फर्टिलाइज किया, मोनोहाइब्रिड। सो पेरेंट को फर्टिलाइज किया यानी कि टी 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 टी, तो ऑफस्प्रिंग आया टी टी, तो ये हो गया F1 जेन। तो ये था उनका सेकंड स्टेज, F1 जनरेशन बनाना मोनोहाइब्रिड क्रॉस करके। फिर स्टेज 3 आया, स्टेज 3 में उन्होंने क्या किया, F2 जनरेशन किया। जैसे ये आप देख सकते हैं, पहले स्टेप 1 में टी टी था, उनका आया टी टी, उनका आया टी टी, फिर टी टी के साथ टी टी हुआ। सो यहाँ पर आया टी 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 टी, 3:1 आया फिनोटिपिकली एंड 2:1 आया जेनेटिकली। यह है F2 जनरेशन। तो स्टेप 3 में F2 जनरेशन उन्होंने किया। सो ये आप पूरा खुल के भी यहाँ देख सकते हैं इस डायग्राम में कि पर्पल फ्लावर को लिया, व्हाइट फ्लावर, ये है ट्रू पेरेंट्स। फिर उनको जब F1 जनरेशन किया तो सारे पर्पल आए, जैसे कि ये टी टी, तो टी डोमिनेंट था इसलिए सारे टॉल आएंगे, यहाँ पर पर्पल डोमिनेंट है इसलिए सारे पर्पल आए। देन ही डिड द F2 जनरेशन एंड हियर यू कैन सी दिस इज ए टॉल, दिस इज टॉल, दिस इज टॉल, सो 3 पर्पल एंड दिस इज dwarf, so 1 white. So he did this thing. So you can see the gene which expresses itself phenotypically is called dominant gene, which is T in this case, represented by capital letter. So similarly the gene which fails to express is recessive gene, T in this case, represented by small letter. Now we will go towards the laws of inheritance. So Mendel's first law is law of dominance, very important law of dominance. This is basically genes are of two types, dominant and recessive, capital T small t। मैं सेम एग्जांपल हर जगह ले रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो। सो दिस इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, T dominates in every situation where there is a case of T, this T expresses itself and this is called law of dominance. You can see with this diagram 3:1, one second, the F2 gen. So here R is capital, so R dominates. This is law of dominance. Here is genotypic ratio 1:2:2, 1:2:1. So this was the first law of dominance. Now we'll go towards law of segregation. This is the second law of inheritance, law of segregation. What law of segregation basically tells, when two true parents TT to TT gives F1 generation TT, in the course of F2 generation, when it travels to F2 generation, it divides into T and T. So this is the thing. Here you can see this was RR and it divided to R and R and R, two heterozygous parents. In the these heterozygous genes become parents in F1 generation for the F2 generation, so they are represented, they divide themselves from RR to R and R, so they segregate from each other. That's the basic thing कि वो अलग हो जाते हैं। हालांकि वो तो सेम थे पर जब वो F2 जनरेशन में रिप्रोडक्शन करते हैं तो वो अलग हो जाते हैं, उसी को हम लॉ ऑफ सेग्रेगेशन कहते हैं। दे सेग्रेगेट फ्रॉम ईच अदर। सो दिस वाज द लॉ ऑफ सेग्रेगेशन, द सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। सो बिफोर knowing the third law we should know about the Mendel's dihybrid cross. What was Mendel's dihybrid cross? In the previous cases we are taking only one pair with two characters like tall and dwarf. But in this case we will take two pairs which is 4 characters like cotyledon color, yellow green, and seed shape, round and wrinkled. So cotyledon color is represented by Y for yellow and Y for green. So seed shape is represented by R, this is round, and this is R, that is wrinkled. So you can see parents, these are true parents, Y and RR. This is dominant parent, this is recessive parent. They both are true parents. So these are homozygous parents, not heterozygous. So when they react, they produce a heterozygous offspring in the F1 hybrid. When F1 hybrid goes towards the F2 hybrid, it produces these things are called Punnett squares. These are easy to draw and helps you catch good marks. So every time you have the option to draw a Punnett square in the exam, go for it. So this thing is a Punnett square. So you can see so how they will produce the offspring in the F2 hybrid. So the ratio would be 9. So 9 ठो येलो और राउंड प्रोड्यूस होंगे, 3 ठो येलो और wrinkled, 3 ठो ग्रीन और राउंड और 1 ग्रीन और wrinkled. दिस इज प्योर रिसेसिव, दैट इज YYRR जो उसका पहले यहाँ पर था। तो यह है ग्रीन और wrinkled प्योर रिसेसिव, दिस इज येलो एंड राउंड, दिस इज प्योर डोमिनेंट। सो येलो और राउंड हमको 9 ठो मिलेंगे, येलो और wrinkled हमको 3 ठो, येलो और ग्रीन सॉरी राउंड और ग्रीन हमको 3 ठो और 1 ग्रीन और wrinkled मिलेगा। सो ये था बेसिकली डाई हाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंडल। सो अब हम जानते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये क्या है।
सो इसका एक्सप्लेनेशन वही डाई हाइब्रिड क्रॉस से डिराइव होता है। तो ये बेसिकली कहता है कि जब जब डाई हाइब्रिड गैमेट फॉर्म करता है, व्हेन डाई हाइब्रिड फॉर्म्स गैमेट्स ईच गैमेट रिसीव्स वन एलील फ्रॉम ईच एलिलिक पेयर। सो बेसिकली इसका मतलब ये है कि एक गैमेट जो है, मान लीजिए ये वाई वाई आर आर था, तो यहाँ से एक वाई आएगा, यहाँ से एक आर, सो ये होगा वाई आर, तो वहाँ पर आएगा वाई आर। तो जब ये बनेंगे तो यहाँ से वाई जाएगा, यहाँ से वाई जाएगा, यहाँ से आर जाएगा, यहाँ से वाई जाएगा, तो एक एक वो एलील दोनों पेरेंट्स से लेते हैं। तो इसी को ये डाई हाइब्रिड क्रॉस में, तो ये है मेंडल्स थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। और जो वो लेंगे, कौन सा लेंगे, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। वो ओरिजिनल कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कितने सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, इनमें से कोई भी हो सकता है ऑफस्प्रिंग। तो ये तो हमने एक प्रोबेबिलिटी की तरह पुनेट स्क्वायर बनाया, लेकिन जब ये एक्चुअली मान लीजिए ये एक मेन का केस है, तो मेन जब रिप्रोड्यूस करेगा तो एक ही बेबी तो प्रोड्यूस करेगा इन नॉर्मल केसेस, तो वो बेबी इनमें से कोई भी हो सकता है। तो दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ पेरेंट्स, ये उनमें से कोई भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि नो, तो जब ह्यूमन के केस में वो तो इतने सारे प्रोड्यूस नहीं करें, नो 9:3:1, तो सबसे लेस चांस है कि ये वाला प्रोड्यूस करे, सबसे ज़्यादा चांस है कि ये वाला। दीज आर बेसिकली प्रोबेबिलिटी थिंग्स, सो दीज आर इंडिपेंडेंट। सो दिस इज द बेसिक द फंडामेंटल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होता है, यानी कि इंडिपेंडेंटली वो फॉर्म होता है एक ऑफस्प्रिंग। सो इन अदर वर्ड्स, ईच एलील फ्रॉम any one pair is free to combine with any allele from each of the remaining pairs during the formation of gametes. So एक छोटा सा टॉपिक और हम कवर कर देते हैं इसी क्लास में, वो है टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। ये दोनों ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इनका डिफरेंस हम जानते हैं। टेस्ट क्रॉस क्या होता है कि डोमिनेंट फेनोटाइप लाइक आर आर, जब हम उसको एक रिसेसिव फेनोटाइप के साथ क्रॉस करते हैं तो हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। लेकिन जब हम एक आर आर को, ये एक रिसेसिव फेनोटाइप, तो जब हम इसको एक उसका पेरेंट से क्रॉस करते हैं लाइक आर आर और आर आर, तो अब हम उसे बैक क्रॉस करते हैं। यहाँ पर रिसेसिव फेनोटाइप फिक्स्ड है, यहाँ पर रिसेसिव फेनोटाइप से ही क्रॉस होगा, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव से क्रॉस होगा। यहाँ पर एक हेट्रोजाइगस फेनोटाइप उसके पेरेंट से क्रॉस होगा, वो डोमिनेंट भी हो सकता है, रिसेसिव भी होता है। सो ऑल टेस्ट क्रॉसेस आर बैक क्रॉस, क्योंकि ये उसका पेरेंट है और ये उसका पेरेंट उसका ये है। तो यहाँ पर ये एक डोमिनेंट एलील है। तो डोमिनेंट फेनोटाइप का ये मतलब नहीं कि सिर्फ आर आर, तो ये आर आर ऐसे भी हो सकता है, डोमिनेंट होना चाहिए, तो उसका विजिबल अपीयरेंस डोमिनेंट होना चाहिए। तो जब वो एक रिसेसिव से क्रॉस करता है तब हम उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। सो ऑल टेस्ट क्रॉस आर बैक क्रॉसेस। F1 हाइब्रिड इज क्रॉस्ड विथ रिसेसिव जेनोटाइप, इट्स अ टेस्ट क्रॉस। व्हेन F1 हाइब्रिड RR इज क्रॉस्ड विथ RR, इट इज कॉल्ड ए टेस्ट क्रॉस। जैसे कि आप ये एग्जाम्पल देख सकते हैं, यह है एक टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस आइडेंटिफाइज द जाइगोसिटी ऑफ द डोमिनेंट फेनोटाइप। अब हम बैक क्रॉस की तरफ चलते हैं। बैक क्रॉस में हमने बताया कि एक हेट्रोजाइगस फेनोटाइप जब उसके पेरेंट्स के साथ क्रॉस होता है उसे हम बैक क्रॉस कहते हैं। सो व्हेन RR, तो ये एक पेरेंट है, ये भी एक पेरेंट है, इनमें से कोई भी अगर क्रॉस किया तो उसे हम बैक क्रॉस कहते हैं। तो बैक क्रॉस ऑफ F1 हाइब्रिड विथ रिसेसिव फेनोटाइप कैन बी कंसिडर्ड। F1 हाइब्रिड RR और हम ये RR, तो ये एक टेस्ट क्रॉस का एग्जाम्पल भी है। लेकिन इसमें और भी एक है, तो ये RR से, ये RR के बदले इसके साथ भी क्रॉस कर सकता है, जो एक टेस्ट क्रॉस हम नहीं मानेंगे। दिस इज नॉट अ टेस्ट क्रॉस। सो ओनली एग्जाम्पल व्हेन बैक क्रॉस इज अ टेस्ट क्रॉस इज व्हेन RR क्रॉसेस विथ रिसेसिव RR। F1 hybrid is crossed with either homozygous dominant or heterozygous genotypes. Back cross recovers the elite genotype. Examples are these. So everything sorted. I hope you have understand the topic well. So we'll meet soon in the next class. So if you like please like the video, comment down your doubts, and subscribe to the channel. So मिलते हैं next class में. Until then, thank you. Be safe. Thank you.